गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल होती है, ज़्यादा जो है रिएक्टिव मेटल होती है, जैसे यहाँ पे एम है, तो वो जो है कम रिएक्टिव मेटल, जैसे एम डैश मेटल है यहाँ पे, तो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को, यहाँ पे एम डैश के बारे में लिखा हुआ है लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव मेटल एम लेस रिएक्टिव मेटल एम डैश को उसके साल्ट, जैसे एम डैश एक्स है तो ये एक साल्ट है, तो उसके साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से आबी मैल्यूल से हटा देती है। जैसे यहाँ पे एम जो है एम डैश को हटा दे रही है और उसको किनारे कर दे रही है, तो एम डैश साइड में चला जा रहा है, अकेला हो जा रहा है, जबकि एम जो है एम डैश को हटाकर एक्स से कनेक्ट हो जा रही है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में जो ये मोर रिएक्टिव मेटल है उसने लेस रिएक्टिव मेटल एम डैश को उसके साल्ट यानी एम डैश के साल्ट एम एक्स के एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और अपना साल्ट बना लिया एम एक्स। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt of aqueous solution is known as displacement reaction. It's okay? तो अब ज़रा हम एक्सपेरिमेंट को ज़रा ध्यान से देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जो एक्टिविटी 1.9 है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ एक्टिविटी 1.9। तो एक्टिविटी 1.9 को मैंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे ज़रा देखिए आप, ये एक टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन यानी CuSO4 का वाटर में एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। तो जब आप कॉपर सल्फेट का वाटर में सॉल्यूशन लेते हैं तो कॉपर सल्फेट वाटर में डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है और टूटकर कॉपर आयन देता है। सल्फेट आयन भी मिलेगा लेकिन उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा उसमें कॉपर सल्फेट जो है वाटर में टूट जाता है और कौन सा आयन बनाता है? कॉपर आयन बनाता है, Cu+2 आयन बनाता है। तो जब भी आप कॉपर सल्फेट का यानी CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन आबी महलूल पानी में महलूल लेंगे तो कलर जो आएगा वो ब्लू कलर आएगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर क्यों आएगा? क्योंकि उस सॉल्यूशन में ये कॉपर आयन मौजूद है, Cu+2 आयन मौजूद है। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर Cu+2 आयन प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन जो होगा ब्लू कलर का होगा। तो ये ब्लू कलर की वजह होती है प्रेजेंस ऑफ द Cu+2 आयन। तो टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू कलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का रखा गया है और जो ब्लू कलर आ रहा है इट इज़ ओनली ड्यू टू Copper+2 आयन। टेस्ट ट्यूब बी में भी बिल्कुल वही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है लिया गया है, इसलिए ये भी सॉल्यूशन जो होगा ये ब्लू सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब बी भी जो है ब्लू सॉल्यूशन वाला है क्योंकि ये भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें भी भरा हुआ है और इसमें भी जो ब्लू कलर आ रहा है वो Copper+2 की वजह से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए को छोड़ देंगे, रिमेन अनअफेक्टेड, इस पर कोई कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे।
अब टेस्ट ट्यूब बी जो है ये वाली, इसमें हम क्या करते हैं कि आयरन नेल, लोहे की कील जो मार्केट में मिलती है, जो आप दीवार पे ठोकते हैं, तो आयरन की नील लीजिए, आयरन की नेल लीजिए, और अगर उस पर जंग वगैरह लगी हुई है तो उसको सैंड पेपर से रगड़ लीजिए, उसकी रबिंग कर लीजिए, ताकि जो फालतू के केमिकल्स, अननेसेसरी और अनवांटेड जो केमिकल्स नेल पे मौजूद रहें वो हट जाएं। अब साफ़ सुथरी क्लीन जो है नेल लीजिए दो, और उसको तार की मदद से, वायर की मदद से ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स कर दीजिए, यानी डुबा दीजिए। डुबाने के बाद 20 मिनट तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इन दोनों कील्स को। अब 20 मिनट के बाद आप देखिए कि टेस्ट ट्यूब बी का ब्लू कलर बचा रहता है या फिर उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। तो आप ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी में, जिसमें आपने आयरन की नेल, लोहे की कील डुबाया था, उसका कलर चेंज हो गया है। अब इस टेस्ट ट्यूब बी का कलर चेंज होकर किस कलर में चेंज हुआ? लाइट ग्रीन कलर में चेंज हुआ। तो ये टेस्ट ट्यूब बी है जो पहले ब्लू कलर सोल्यूशन की थी, अब आयरन नेल डालने पे किस कलर में चेंज हो जा रही है? लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जा रही है। क्यों लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जा रही है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब यहाँ पे कॉपर के आयन नहीं है, अब यहाँ पे किसके आयन है? आयरन के हैं। आयरन Fe+2 आयन है। तो Fe+2 आयन की मौजूदगी की वजह से अब ये कलर जो है चेंज हुआ है, और चेंज होकर हो गया है लाइट ग्रीन। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो है कॉपर+2 की जगह जो है Fe+2 आ गया, और क्यों ब्लू कलर जो है इसका जो था वो चेंज हो गया, और इसका कलर जो है चेंज होकर लाइट ग्रीन हो गया है? और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ज़रा इस रिएक्शन को देखिए। ये एक रिएक्शन है जिसमें आयरन है सॉलिड स्टेट में, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और यहाँ पे कॉपर है, कॉपर सल्फेट है एक्चुअली। तो कॉपर जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। अब आयरन क्या करता है कि मोर रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कॉपर को, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल, उसको हटा देगी। तो यहाँ से कॉपर हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आयरन आ जाएगा, Fe आ जाएगा। तो अब बन गया FeSO4, और कॉपर यहाँ से हट के अलग हो गया, सॉलिड में चला गया। ओके, अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये कहाँ पे है? ये आपका है टेस्ट ट्यूब बी में है, क्योंकि ए वाले को तो हमने प्रैक्टिकल में लिया ही नहीं है, उसको अलग करके रखा हुआ है। तो टेस्ट ट्यूब बी में ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑलरेडी लिया गया था, जिसमें ब्लू कलर कॉपर+2 की वजह से आ रहा था। लेकिन अब इसी सॉल्यूशन में आपने लोहा डाल दिया, आयरन की कील डाल दिया, तो उसमें से आयरन निकला, और निकल कर उसने क्या किया कि कॉपर+2 को हटा दिया। अब जब कॉपर+2 यहाँ से हटेगा तो कहाँ चला गया? वो चला गया, देखिए यहाँ चला गया। ये जो आयरन की जो नेल है, इसी के ऊपर एक चादर के रूप में आके बैठ गया है कॉपर। जो कॉपर यहाँ ब्लू कलर का था प्लस फॉर्म में, अब वो यहाँ पे आ गया है, अब उसका कलर चेंज हो गया है। अब वो कॉपर जो ये है ये ब्लू कलर का नहीं है, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है। क्यों ब्राउन कलर का हो गया है? क्योंकि अब वो +2 फॉर्म में नहीं है, अब वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि वो अलग हो गया है। तो जब भी कोई लेस रिएक्टिव मेटल साल्ट से हटेगी तो +2 फॉर्म से चेंज हो जाएगी, +2 फॉर्म से चेंज होकर सॉलिड स्टेट में चली जाएगी। तो ऐसे में कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए कॉपर आयन +2 फॉर्म में जो ब्लू कलर का था वो अब ब्राउन कलर का हो गया है, क्योंकि वो +2 फॉर्म से सॉलिड स्टेट में चला गया है। यहाँ पे Cu लिखा हुआ है। ये जो है सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। तो कलर चेंज होने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कलर किसी एक आयन की वजह से होता है, अगर आयन चेंज हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो कॉपर के बारे में मैंने आपको समझा दिया।
अब ये जो Fe प्लस कहाँ से आ गया, देखिए आप, क्योंकि Fe प्लस के आने से ही लाइट ग्रीन कलर हो गया है इस टेस्ट ट्यूब बी का चेंज होकर। कैसे आया, पहले आयरन जो है सॉलिड स्टेट में था, इसका ग्रीन कलर नहीं था, लेकिन जब इस आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया तो अब इसने बना लिया FeSO4। तो जब ये FeSO4 बना लिया तब ये Fe+2 फॉर्म में आ गया। तो जब ये Fe+2 फॉर्म में आ गया तो ये जो है ग्रीन कलर देगा। तो एक गया और दूसरा आया। गया कौन, कॉपर +2 फॉर्म से कहाँ चला गया, सॉलिड स्टेट में चला गया, जिससे उसका ब्लू कलर ब्राउन कलर में चेंज हो गया। इस तरह से दूसरे में क्या हुआ, आयरन सॉलिड से किस में आ गया, +2 फॉर्म में आ गया। फिर सल्फेट के साथ जब रहेगा तो +2 फॉर्म में रहेगा, और यहाँ कॉपर जो है कॉपर सल्फेट के साथ रहेगा तो ये +2 फॉर्म में रहेगा। तो अब यहाँ पे आयरन जो है +2 फॉर्म में आ गया, इसलिए +2 फॉर्म में आयरन के आने से, Fe+2 के आने से टेस्ट ट्यूब बी का जो कलर है वो ग्रीन कलर हो गया है, लाइट ग्रीन हो गया है। तो कलर क्यों चेंज हुआ ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज का जो टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट, यानी कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, उसके साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से हटा दे रही है। तो कॉपर हट जा रहा है, हट के अलग हो जा रहा है, और उसकी जगह पे आयरन आ जा रहा है। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस या दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस less reactive metal from the salt of its aqueous solution, the reaction is termed as displacement reaction. अब ज़रा हम बुक का सहारा लेते हैं। देखिए ज़रा, अगर आप मेरे वीडियो से समझ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए बुक में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली गई है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का दिख रहा है। इसमें आयरन नेल को जो है डुबा दिया गया है वायर की मदद से। ये आपका स्टैंड है ना। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखिए, जिस उधर वाले जिस टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन की नेल डुबाया था उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब ए में। इसमें आपने जो है, ये देखिए टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें आपने आयरन नेल नहीं डुबाया है, इसलिए इसका ब्लू कलर अपनी जगह पे मेंटेन है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया था, तो ए में जब हमने आयरन नेल नहीं डुबाया तो कॉपर प्लस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ब्लू कलर इसका अपनी जगह पे बना रहा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब ए का जो ब्लू कलर है वो अपनी जगह पे है। क्योंकि इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इसमें लोहे की सुई नहीं डुबाई गई। ये टेस्ट ट्यूब बी है, अब ये लाइट ग्रीन दिख रहा है, लिखा हुआ है। ये पहले ब्लू कलर का था, जैसे ये टेस्ट ट्यूब बी है, ये पहले ब्लू था अब ग्रीन हो गया है। तो इस तरह से ये पहले ब्लू कलर का था ड्यू टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर +2 आयन, लेकिन अब ये हो गया है ग्रीन कलर का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe+2 आयन, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। कॉपर की जगह कौन आ गया है, आयरन आ गया है। तो ये आपका जो है शो कर रहा है कि कलर क्यों चेंज हो रहा है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे आप देखिए, ये पहला तो आपका हो गया, दूसरा देखिए आप रिएक्शन, एक मिनट। और भी रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डुबा दो तो बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट वाइट कलर का होता है या कलरलेस होता है, वाइट या कलरलेस होता है, और कॉपर जो होगा वो ब्राउन कलर का अलग हो जाएगा। जैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जो कॉपर है वो ब्राउन कलर के कॉपर की शक्ल में लोहे की कील के ऊपर जमा हो रहा है।
इसी तरह से ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब कॉपर की जगह जिंक आ गया तो जिंक सल्फेट बन गया। ये पानी में रहेगा क्योंकि एक ही का मतलब कि पानी में रहेगा, नीचे नहीं बैठेगा। और कॉपर सॉलिड है, वो नीचे बैठ जाएगा या कहीं उसको अगर डिपॉजिट होने का, जमा होने का मौका मिलेगा तो उस पर जमा हो जाएगा। तो अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर आप जिंक मिला देंगे तो ब्लू कलर फेड कर जाएगा, गायब हो जाएगा और वाइट कलर आ जाएगा या कोई कलर नहीं आएगा। क्योंकि जिंक सल्फेट बनने से या तो वाइट कलर आता है या कोई कलर नहीं आता है। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, जिसने कॉपर जैसे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट यानी कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जो सेकेंड रिएक्शन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे लेड है, पीबी है। पीबी जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पीबी ने कॉपर को उसके साल्ट से हटा दिया और उसकी जगह पे पीबी आ गया। तो अब CuCl2 की जगह PbCl2 बन गया है। इसका नाम है लेड क्लोराइड और ये कॉपर ब्राउन कलर का अलग हो जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड का कलर जो होता है ब्लू ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट का तो ब्लू होता है, लेकिन ये थोड़ा ब्लू के साथ ग्रीन भी आ जाता है। ये लेड क्लोराइड जो बनता है ये भी वाइट कलर का बनता है या तो कोई कलर नहीं होता है। तो ये दोनों रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जहाँ मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देती हैं। तो 3 रिएक्शंस हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। कोई वीडियो ऐसी बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स मैं कराऊंगा कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कल का मेरा जो वीडियो आएगा, आप रेगुलर वीडियो मैं सोच रहा हूँ देने के लिए, तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा बोर्ड के, XYZ करके कंपाउंड्स दिए रहते हैं। तो किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी आइडिया आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो जाहिर सी बात है, जिंक और लेड कॉपर को हटा रहे हैं, तो ये जिंक और लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जाहिर सी बात है। इसीलिए वो डिस्प्लेस करते रहे कॉपर को उसके कंपाउंड से। अब देखिए सेकेंड टॉपिक आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं ऐसी वीडियो में शामिल कर देना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने डायग्राम बना रखे हैं। अभी देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, ये देखिए, ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा आप। हेडिंग आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया गया है AB और दूसरा रिएक्टेंट लिया गया है CD। AB रिएक्टेंट जो लिया गया है इसमें एक प्लस वाला है कैटायन है और दूसरा है आपका एनायन। इस दूसरा जो रिएक्टेंट है CD, इसमें C कैटायन है और D क्या है, एनायन है। तो आप ऐसे 2 रिएक्टेंट AB और CD ले रहे हैं जिसमें AB में भी एक कैटायन एनायन है और CD में भी एक कैटायन और एक एनायन मौजूद है। तो होता क्या है कि एक रिएक्टेंट का कैटायन दूसरे रिएक्टेंट के एनायन से कंबाइन करता है। जैसे इस रिएक्टेंट का A वाला जो है प्लस फॉर्म में है, तो वो दूसरे रिएक्टेंट के माइनस वाले D से कंबाइन करेगा। इसी तरह से दूसरे वाले का C वाला प्लस वाला है, प्लस वाला हमेशा बाईं तरफ लिखा रहता है, माइनस हमेशा दाईं तरफ लिखा रहता है। तो दूसरे रिएक्टेंट का जो C प्लस आयन है वो फर्स्ट रिएक्टेंट के B माइनस आयन से कंबाइन करेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमेशा प्लस माइनस के बीच होता है। अब नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, A का बन जाएगा किससे, D से, और C का बन जाएगा B से। मैंने एरो के हिसाब से दिखा दिया है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे अब वो क्या बनेंगे, तो A प्लस का जो है D माइनस से कॉम्बिनेशन हो रहा है तो AD बनेगा। देखिए प्रोडक्ट आपका AD है। इसी तरह C प्लस का B माइनस से कॉम्बिनेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट आपका बन रहा है CB। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट का प्लस वाला दूसरे रिएक्टेंट के माइनस वाले से और दूसरे रिएक्टेंट का प्लस वाला पहले रिएक्टेंट के माइनस वाले से कंबाइन कर रहा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं
ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का लेन देन हो रहा है। एक अपना दे रहा है तो दूसरे का ले रहा है। तो एक का ए प्लस है तो दूसरे का डी माइनस आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे आयंस का, कैटायंस का और एनायंस का, यानी प्लस वाले का और माइनस वाले का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, लेन देन हो जाए, किनका, कैटायंस और एनायंस का, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाम मैंने लिखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसको हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो such kind of reactions in which cations of the one reactant combine with the anion of the another reactant, and at the same time cation of the second reactant combines with the anion of the first reactant. Such kind of reactions are double displacement reaction या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शंस इन विच there is exchange of cations and anions between the two reactants. Such kind of reactions are double displacement reactions. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। पहला एग्जाम्पल है ये, इसमें रिएक्टेंट मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड जो है, देखिए लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है। इसका कोई कलर नहीं होता है, या वाइट कलर मान सकते हैं। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, ये भी कलरलेस होता है। इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट आपका बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। यहाँ पे S लिखा हुआ है, ये सॉलिड के फॉर्म में बनता है या प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, क्योंकि ये घुलता नहीं है। जब रिएक्शन होता है तो जब ये बनता है रिएक्शन के दौरान तो ये घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल है, घुलता नहीं है। अब जब ये घुलता नहीं है तो नीचे बैठ जाएगा। नीचे जो है ना, ये वाइट कलर के रूप में बैठ जाएगा, वाइट कर्ड के रूप में, वाइट कर्ड, सफ़ेद दही के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो जो केमिकल नीचे बैठता है तो उसे कहते हैं प्रिसिपिटेट। नीचे बैठे हुए पोर्शन को प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो ये नीचे बैठ जाएगा। और सोडियम क्लोराइड सेकेंड प्रोडक्ट है जो नीचे नहीं बैठेगा। लिखा हुआ है रिमेन इन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन में ऊपर तैरता रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें ये B+ कैटायन होता है। आप जानते हैं 9th क्लास में कैटायन पढ़े हुए हैं। एक रिएक्टेंट का B+ है, दूसरे का S सल्फेट है, SO4- है, तो BaSO4 बन गया। तो एक का कैटायन, दूसरे का एनायन। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या है, दूसरे का कैटायन Na+ और पहले का एनायन Cl- कंबाइन कर रहे हैं तो NaCl बन रहा है। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन एक और एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट प्रिसिपिटेट फॉर्म में बन रहा है, वो नीचे की तरफ बैठ रहा है, डाउनवर्डली सेटल्ड हो जा रहा है, डाउनवर्डली सेटल हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ आके बैठ रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है दो तरह के रिएक्शन का एग्जांपल है। एक तो ये रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, और दूसरा ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। मैंने आपको बता दिया है।